हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम संविधान की बात जीएसयू इंडिया के पेज के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था दोस्तों, संविधान का जो शुरुआती दौर था, कैसे बना संविधान, किसका प्रस्ताव आया, भारतीय लोगों ने क्या किया, है ना। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, संविधान कितने दिन में बना, है ना, उसके आगे क्या हुआ, है ना। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पास जो ज्ञान है, मैं चाहता हूँ वो मेरे पास ही न रहे, मेरे समाज के युवाओं के पास भी पहुँचे। संविधान की बात फेसबुक के माध्यम से लाइव स्ट्रीम आना, ये मेरा व्यक्तिगत विचार था। ठीक, मतलब ये था कि जो हमारे पास है, मेरे पास है, मेरे समाज के युवाओं के पास भी जाए और वो भी कुछ सीखे। तो ज्ञान एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि जितना इसको आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और मेरा छोटा सा प्रयास है, आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, है ना। और हमारा जो मनोबल है उसको तोड़िएगा मत दोस्तों, क्योंकि जीएसयू परिवार या फिर कोई भी मूल साथी हो, अपना मूल वंश हो, या फिर संविधान को मानने वाले कोई भी लोग हो, अगर संविधान की इज्जत करते हैं आप तो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि आप देश के नागरिक हो। जिस देश में आप रहते हो संविधान से चलता है, इज्जत करना चाहिए। आज हम टॉपिक पर बात करते हैं, लेट नहीं, क्योंकि कल लेट हो गया था 5 मिनट, है ना। आज बात करेंगे साथियों, जैसे कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा। आप सभी को पता होगा कि संविधान बनने में लगभग वहीं आपका 2 वर्ष 2 साल 11 महीने और 18 दिन, मतलब कि 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लग गया हमारा संविधान बनने में। कल भी हम इस चीज़ पर चर्चा किए थे। सवाल ये है कि जो संविधान का जो अंतिम प्रस्तावना था कि किन्हों ने पास किया। ठीक, आइए हम देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से, आपको स्क्रीन पर दिखेगा तो मेरे को भी आसानी होगा समझाने में, है ना। और आगे देखेंगे आप स्क्रीन में, है ना। देखिए, आइए स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए, देखेंगे हम संविधान निर्माण, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया। संविधान निर्माण था, प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया, तो भीमराव अंबेडकर। नाम था क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली वी पास्ड। ठीक, दिख रहा है आपको स्क्रीन में। ठीक, संविधान दिवस कल हमने चर्चा किया था कि 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है ना। संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था इस दिवस को मनाने के लिए, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया, और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। मतलब ये है, सवाल ये बनता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, परीक्षा में पूछता है, तो जवाब होना चाहिए 26 जनवरी 1950, और आंशिक रूप से पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। ठीक, आपको दिख रहा होगा संविधान निर्माण के लिए कुल 12 बैठकें हुई, है ना। सवाल मतलब हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि एग्जाम से होकर गुजरते हैं, सब सवाल या फिर टॉपिक। तो अगर आप पढ़ने लिखने छात्र हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, या फिर नौकरी से मतलब नहीं है तो कम से कम जानना चाहिए, खासकर हमारे युवाओं को।
तो दोस्तों देख रहे होंगे कि संविधान निर्माण के लिए कुल 12 बैठकें हुई। कुल 12 बैठकें हुई। पहली बैठक आप देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक, अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक। जाहिर सी बात है, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो शुरुआती और अंतिम में आखिर क्या हुआ है ना, मतलब बीच का जो समय गुजरा परिणाम के रूप में आता है। तो देखेंगे दोस्तों कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। आप देख रहे हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक, उस अंतिम बैठक में कितने लोग शामिल थे। ठीक, सवाल ये पूछता है कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एक मिनट, देखिए, मतलब जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तो उसमें कुल सदस्य 389 सदस्य यानी 389 मेंबर्स। ठीक, जिसमें से 65 मेंबर पाकिस्तान चले गए और शेष बचे कितने 324। इसमें से कुछ की मृत्यु हो गई और अंततः 284 बचे, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक होते होते अंततः 284 मेंबर्स बचे जिन्होंने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। किस पर? जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए और भारत में पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया। तो जब लागू हुआ तो बहुत लोगों का कथन था, हम जानेंगे आखिर किनका कथन क्या था। देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछता है, अक्सर उन्हीं की हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि संविधान सभा के बारे में जो कथन था, लॉर्ड बिस्काउट ने कहा कि ये हिंदुओं का निकाय है। सवाल पूछता है साथियों कि किस पुरुष ने बोला कि संविधान जो है हिंदुओं का निकाय है, तो जवाब होगा लॉर्ड बिस्काउट। ठीक, संविधान सभा बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि संविधान माफ़ कीजिएगा, विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने ही कहा कि संविधान सभा बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल पूछता है यहाँ से भी। ठीक, संविधान जब बन रहा था या फिर बन गया तो उसमें समितियां भी थी। स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो समितियां थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं, नियम एवं संचालना समिति पूछता है कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केंद्रीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी या फिर राजेंद्र प्रसाद। 2 ऑप्शन देता है एग्जाम में, है ना, इनमें से अगर दोनों का कोई एक हो तो उसी को लेंगे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। हिंदी प्रारूप समिति अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। और मौलिक अधिकार समिति जो कि संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, इसमें कुल 56 मेंबर थे। इनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो सवाल एग्जाम में पूछता है साथियों। जैसा कि देखिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाह कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो BN राव। ठीक, संविधान सभा में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य, ये भी पूछता है। संविधान सभा में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य KM मुंशी। ये भी सवाल पूछता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो जवाब होगा 15। उनमें से कुछ प्रमुख महिलाएं थी, दुर्गा देशमुख, हंसा मेहता,
सरोजनी नायडू, जिनको भारतीय कोकिला कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे साथियों प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना थी, एक तरफ से हम बोलेंगे ये संविधान का छोटा रूप है। जैसे कि ये संविधान जो है बहुत बड़ा है, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसी संविधान लिखित जो है उसका मतलब टोटली निचोड़ है प्रस्तावना। मतलब संविधान क्या क्या हमें देता है, क्या क्या हमें सिखाता है, कैसे हमें अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करना है, मतलब सारी बातें प्रस्तावना में लिखी गई है। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, प्रस्तावना में कहाँ कहाँ से शब्द लिए गए, है ना। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से। आप स्क्रीन पर देखेंगे। आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपको भी आसानी होगी। देखिए, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में भी 4 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति कैसी होगी, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान लागू होने की तिथि। मतलब ये संविधान की प्रस्तावना है जो हमें देश के नागरिकों के लिए, है ना, देश में रह रहे नागरिक के लिए क्या क्या प्रस्तावना में लिखित है, उन सारी बातों को जानेंगे, क्या क्या हमारे अधिकार हैं। आइए बात करेंगे पहले, जो पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, उनके बारे में जानेंगे आखिर ये क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत जो है क्या है, मतलब कि शुरुआत होती है प्रस्तावना का, जो सेंटेंस है शुरुआत हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। भारत का संविधान कहता है संविधान का समस्त शक्ति या अधिकार जनता में निहित है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। संविधान के अधिकार का स्रोत का मतलब ये है कि हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है, ठीक, संविधान का समस्त शक्ति या अधिकार जनता में निहित है। मतलब ये है कि संविधान का जो भी पावर है, शक्ति है, इन सब का शक्ति किन में निहित है? तो जनता में निहित है। जनता ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा पावर है, संविधान का सबसे बड़ा पावर है। ये सवाल पूछता है साथियों, ठीक, संपूर्ण शक्ति भारत की किस में निहित है? तो आंसर होना चाहिए जनता। ठीक, अब हम बात करेंगे ये जो दूसरा था भारत की प्रकृति। आखिर भारत की प्रकृति कैसी रहेगी, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में भारत की प्रकृति, है ना। हमने याद करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म लिखा है SSPL, यानी भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हम सेल्फ डिपेंड हैं। हम एक मतलब कि ऐसे राष्ट्र हैं जो हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपना सारा निर्णय, कार्य या फिर योजना करते हैं, बनाते हैं या फिर फैसला लेते हैं। समाजवादी, भारत की प्रकृति समाजवादी होनी चाहिए। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब भारत की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। एक बात यहाँ है, ठीक, अब देखेंगे आखिर यहाँ तीसरा था संविधान का उद्देश्य क्या होगा। देख रहे होंगे आप, तो हम जानेंगे आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है। तो आइए देखेंगे। देखिए, संविधान का उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि भारत में समस्त जो नागरिक हैं, भारत के जो समस्त नागरिक हैं, उनके लिए न्याय, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये सवाल पूछता है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों के लिए न्याय का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होना चाहिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। दूसरा है साथियों संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता मतलब विचार, अभिव्यक्ति और राजनीतिक, मतलब इन सारे चीज़ों से हमें स्वतंत्रता चाहिए, है ना। नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हम सारे भारतीयों को प्राप्त है। ठीक। समता यानी प्रतिष्ठा और अवसर, हमें प्रतिष्ठा और अवसर में भी समता या फिर समानता चाहिए, ये भारत संविधान का उद्देश्य है। अब बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित, यानी ये जो सारी बातें हैं ये हमें संविधान के उद्देश्य, संविधान का जो उद्देश्य है इनका उद्देश्य यही है। अब आइए हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल्स आखिर क्या क्या है ना। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, सवाल पूछता है ना, तिथि यानी 26 नवंबर 1949, देख रहे होंगे आप स्क्रीन में, ये जो 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत, ये मतलब सन है 2006 विक्रमी। ठीक, मतलब ये सब हमारे प्रस्तावना में लिया गया है, ये सब है ना। इसी प्रस्तावना मतलब इसी दिन हमारा प्रस्तावना तैयार हुआ। अब अंत में प्रस्तावना में लिखा गया है कि एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। मतलब इस प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों सवाल पूछता है, इसी को ये दे देगा, है ना, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, इसका क्रम पूछता है। ठीक है, तो आप क्रम याद रखेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, है ना। ये नहीं आत्मर्पित पहले नहीं होगा, अगर परीक्षा में ऐसे बनाएंगे तो गलत होगा, ये क्रम पूछता है। ठीक, अब हम देखेंगे प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या बातें हैं। देखिए, प्रस्तावना के संबंध में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की विषय सूची या भूमिका कहा गया है। ठीक, भूमिका विषय सूची आप समझ रहे होंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलता होगा। पहला चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, मतलब ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये विषय सूची है। अब दूसरा बात यहाँ देखेंगे प्रस्तावना को संविधान का संक्षिप्त रूप भी कहा गया, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रस्तावना को संविधान का संक्षिप्त रूप भी कहा गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है, प्रस्तावना के बारे में थोड़ा और जानेंगे, आइए देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना, परीक्षा में सवाल दोस्तों पूछता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो आपका जवाब कहाँ होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किनके द्वारा हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946, यानी प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है कब पारित हुआ, 1946 में 13 दिसंबर। किनके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, अब देखेंगे प्रस्तावना जो है, उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव U4 उद्देशिका प्रस्ताव पारित संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। कुछ प्रस्तावना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए हम उसको जानेंगे। देखिए, सवाल पूछता है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो आपको जवाब दिख रहा होगा, अमेरिका। ठीक, दूसरा है अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना को अपनाया गया। सवाल बनता है कि प्रस्तावना को पहली बार कहाँ अपनाया गया, किस देश ने अपनाया, तो जवाब होना चाहिए अमेरिका। सबसे इम्पोर्टेंट बात, संविधान की शक्ति किसमें निहित है। परीक्षा में आपको कितना भी घुमा के पूछ दे, संविधान की पावर, शक्ति, सर्वे सर्वा कुछ भी हो, तो संविधान के एक तरफ से सबसे मजबूत स्तंभ जनता है। तो है, देख रहे हैं आप, संविधान की शक्ति किन में निहित है, जनता में। देखेंगे संविधान अपनी अंतिम अधिकार शक्ति किससे प्राप्त करती है, जनता से। मतलब संविधान संबंधित अगर कुछ भी शक्ति या फिर अधिकार की बात है तो जनता के पास है ना। लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। आप इन तीन वाक्यों को देख रहे होंगे, आप पढ़ के खुद समझिए कि आखिर जनता कितना पावरफुल है ना।
आइए हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे दोस्तों, आखिर क्या है तो एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो भी है ना, हम पढ़ेंगे प्रस्तावना क्या है, तेजी से पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तिथि परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। संविधान सभा की प्रस्तावना कब पारित हुई तो याद रखिएगा, ये चीज़ पूछता है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, और इसका क्रम पूछता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक, आगे हम बात करेंगे, है ना। आगे हम बात करेंगे साथियों, जैसे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कौन कौन सी शब्द ली गई है, उस शब्द का क्या मतलब होता है, हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे साथियों। तो प्रस्तावना की जो शब्द हैं, जैसे कि मान लीजिए हम भारत के लोग, आखिर हम भारत के लोग, ये शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द है अमेरिका के स्वतंत्रता उद्घोष से लिया गया है। हम देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। दूसरी बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आइए स्क्रीन पर ही देखते हैं, आपको भी आसानी होगी, है ना। देखिए, प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखिए, हम भारत के लोग, यह अमेरिका के स्वतंत्रता उद्घोष से लिया गया है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि संप्रभुत्ता का अर्थ किसी बाहरी सत्ता के नियंत्रण से भारत मुक्त होगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का पृथक्करण किया गया है, परंतु राष्ट्रहित के मुद्दों पर केंद्र राज्य के शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुत्ता का अर्थ ये है, जैसे कि बाहरी सत्ता के नियंत्रण से भारत मुक्त होगा, यानी मतलब कि कोई भी देश भारत का जो भी है संविधान है या फिर अधिकार है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका मतलब यही है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है आर्थिक विषमता को कम करके आर्थिक विकास के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक, एवं प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, यह हमारे प्रस्तावना में है। यह है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आखिर है क्या, समझते हैं। सरकार धर्म के प्रति तटस्थ रहेगी, ठीक। तटस्थ मतलब कि सरकार धर्म को लेकर कुछ जो है, मतलब ये घोषित नहीं करेगी कि ये देश का ये धर्म होना चाहिए, है ना, या फिर देश का कोई राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए, मतलब ये सरकार का काम नहीं है, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। दोस्तों, लोकतंत्र, लोकतंत्र एग्जाम में पूछता है, लोकतंत्र क्या शब्द है तो ग्रीक नहीं, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कौन सा शब्द है तो ग्रीक शब्द है डेमोस और क्रारिया से मिलकर बना है। डेमोस मतलब जनता होता है, क्रारिया मतलब शासन होता है, यानी लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, ठीक। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जिनको भी जैसे कि लाइव नहीं देख पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमारे चैनल है गुंडवाना अभिषेक उइके, आप यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे और यूट्यूब के माध्यम से भी आप कभी भी देख सकते हैं।
पेज को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। मतलब एक ये ऐसा संशोधन है, एग्जाम में इसे हमेशा सवाल बनते हैं साथियों। यानी 42वां संविधान आखिर क्या है? इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी मैंने भारत का छोटा संविधान भी बोल सकते हैं। आइए हम जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से, ताकि आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा आराम रहेगा। आइए हम पढ़ेंगे आखिर क्या है 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, है ना? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 मतलब इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का छोटा संविधान। इसमें सवाल पूछता है साथियों एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस में है? भाग 4A में है, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में आखिर क्या था, क्या हुआ, जानेंगे हम। तो देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक, पहले पैरा में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और छठे पैरा में जोड़ा गया अखंडता। यानी सवाल ये बनता है कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन थे? तो ये सवाल ही देख लीजिए आंसर। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, इसमें कुछ कथन दिया गया है। देखिए, केसी वियर ने बोला था कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ठीक, और डीडी वसु ने बोला कि भारत का संविधान एक नवीन प्रकार का संघ है। आइए हम अब चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। जानेंगे हम आखिर जो हमारा संविधान है ना, आखिर उस संविधान की विशेषता क्या है, अन्य देशों से हमारे संविधान कैसा है ना। देखेंगे कि भारतीय संविधान यानी विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा था विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किनका है? तो हमारे भारत का है। इसमें विभिन्न देशों स्रोतों के संविधान से लिए गए समागम है ना, विभिन्न स्रोतों का समागम है। हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, या फिर हम बोल सकते हैं लचीला और कठोरता का मिश्रण है। कैसे है हम आगे जानेंगे। ठीक है, देखिए सवाल परीक्षा में पूछता है हमेशा। देखिए, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक लक्षण। देखिए, भारतीय संविधान का जो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक लक्षण है, आइए हम जानेंगे कैसे है, क्या है एकात्मकता लक्षण, क्या है संघात्मक लक्षण। देखिए, आप खुद पढ़ेंगे आपको भी समझ आएगा। देखिए भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण या गैर संघीय लक्षण क्या है। देखिए, एकात्मक लक्षण जानेंगे हम। देखिए एक संविधान एकात्मक लक्षण मतलब कि राज्य और देश जो भारत है सभी के लिए संविधान एक समान है। एकल नागरिकता मतलब कि भारत में जो भी रहने वाले लोग हैं वो एक नागरिक है ना। मतलब एकल नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है हमारे भारत में। मतलब कि जो राज्य का नागरिक है वो भारत का भी नागरिक है। एक सशक्त केंद्र एक ही है, दो नहीं है। लचीला संविधान मतलब कि एक झुकाव है ना। तीसरा है अगला है एकीकृत न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका है, एक ही है। ठीक, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मक लक्षण है कि बिना राज्यों की सहमति से डायरेक्ट केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है, एकात्मक लक्षण है ना। अखिल भारतीय सेवा देश में एक ही है ना। आपातकालीन उपबंध
आपातकालीन उपबंध कहने का मतलब है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ही इसकी घोषणा कर देना। ठीक, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति स्वीकृति, जैसे राज्य में कोई विधेयक बिल पारित होता है तो राष्ट्रपति अपनी अंतिम सहमति, अनुमति या फिर स्वीकृति जो भी देता है वो भी एकात्मक लक्षण है, यानी वो किसी से पूछ के नहीं देगा भाई। अब देखिए संघात्मक लक्षण क्या है, आप खुद जानेंगे। संघात्मक लक्षण की हमारे भारत दो सरकार, यानी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में सरकार है ना। विभिन्न, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में भी सरकार है ना, केंद्र में भी सरकार, यानी संघात्मक लक्षण है। ये नहीं कि केंद्र ही सभी राज्यों पर अपनी एकात्मक लक्षण दिखाता है। शक्ति का विभाजन, राज्यों को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, केंद्र को भी शक्ति प्राप्त है। ठीक, संघात्मक लक्षण का अगला है लिखित और कठोर संविधान। हमारा संविधान लिखित है, साथ साथ कठोर भी है। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहने का मतलब ये है कि राज्य और मतलब केंद्र दोनों इनका सम्मान करते हैं। दो सदन हैं हमारे भारत में, भी संघात्मक लक्षण है, जैसे कि अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा। द्विसाधनात्मक विधायिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, तो हमने देखा एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण। अब जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री को या फिर कोई भी फैसला लेना होगा, कहीं कहीं वो एक अपने हिसाब से फैसला ले लेते हैं। जैसे केंद्र कभी कभी राज्यपाल, सुने होंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है, तो बिना राज्यपाल से बिना राज्य से पूछे ही कर देता है। अब बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र को करना होगा तो नीतीश कुमार से या फिर वहाँ की सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं एकात्मक लक्षण। ठीक, संघात्मक लक्षण का उदाहरण एक समझ लीजिए आप, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कहने का मतलब ये है कि राज्यों को भी बहुत सारे हक अधिकार प्राप्त हैं, केंद्र को भी प्राप्त है। ठीक, अब हम जानेंगे साथियों कि जो हमारे संविधान में जो प्रावधान है, प्रावधान कहाँ कहाँ किन किन देशों से लिया गया, संविधान जो बना उस संविधान में किन किन देशों में जो संविधान लागू है, जहाँ जहाँ संविधान लागू है उनमें से किन किन महत्वपूर्ण बातों को, प्रावधानों को हमने अपने संविधान में लिया है। हम उन सारे चीज़ों को देखेंगे और जो प्रावधान लिए गए ये परीक्षा में हमेशा पूछते हैं साथियों। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे, है ना। आइए देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए देख रहे हैं। देखिए ब्रिटेन से भी हमारे संविधान में ली गई है प्रावधान। क्या क्या है देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, देख रहे हैं आप स्क्रीन में। प्रधानमंत्री का पद, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, एकीकृत केंद्रीकृत न्यायपालिका, नाम मात्र के कार्यपालिकों की नियुक्ति, विधि का शासन, ये सारे कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अमेरिका से लिया गया है लिखित संविधान, प्रस्तावना लिया गया है जो अभी हमने चर्चा किया, मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता हम भारत के लोग प्रस्तावना में हमने पढ़ा उसको भी लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति, वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारे चीज़ कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। रूस से क्या क्या लिए गए हैं देखते हैं, जानेंगे हम। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्श, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है और योजना योग भी रूस से लिया गया है। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से, हमने पढ़ा अभी प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से ही है।
समवर्ती सूची कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखेंगे कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद। देखा हमने प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है ना, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, और कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद। ये सारे चीज़ें सवाल सारे बात प्रावधान है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्ता, इस पर हमने पहले दिन चर्चा किया था। और आयरलैंड से लिया गया है एक, ये सवाल आप सभी जानते होंगे, है ना, राज्य का नीति निर्देशांक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों का कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र में मनोनयन। ठीक, अब देखेंगे जर्मनी से क्या के लिए? आपात उपबंध, है ना, आपातकाल व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक, अब देखेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया देख रहे हैं आप यहाँ, साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अब देखेंगे जापान से क्या लिया हमने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप देख रहे होंगे, आप ये सब पढ़ रहे हैं तो किताब के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सारे ये सब प्रावधान थे जो हमारे संविधान में लिया गया है, और अनेक देशों, विभिन्न देशों के प्रावधानों का समागम है हमारा संविधान। ठीक, अब हम बात करेंगे सरकार का संसदीय स्वरूप। कुछ बातें हैं जिसको परीक्षा में पूछे जाते हैं, आइए हम स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी, है ना। देखिए आखिर सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा या फिर कैसा रहता है। देखिए ये देखिए सरकार का संसदीय स्वरूप दिया है ना। भारत में क्या है? भारत में देखिए ये भारत में सरकार के संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। एग्जाम में पूछता है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो क्या जवाब होगा? ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली है। ठीक, ये आप ध्यान देंगे, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। आइए जानेंगे संसदीय प्रणाली का स्वरूप कैसा होता है। देखिए संसदीय प्रणाली का स्वरूप ऐसे होता है, बहुमत प्राप्त दल को सत्ता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा केंद्र या फिर राज्य में जिस पार्टी का वोट विधायक या सांसद ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल पर तौर ले लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य है, वहाँ जो विधानसभा सीट है वहाँ 243 यानी 243 है, और उसमें से बहुमत कम से कम आपको चाहिए 127, है ना। तो जो पार्टी 127 सीट प्राप्त करती है उसको सत्ता दे दी जाती है, यानी राज्यों के हिसाब से, वहाँ सीट के हिसाब से जो पार्टी या दल बहुमत प्राप्त पाता है उस दल को सत्ता दी जाती है। पीएम और सीएम का नेतृत्व, राज्य में मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं और देश में प्रधानमंत्री। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये भी संसदीय प्रणाली का स्वरूप है। वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालकों की नियुक्ति भी संसदीय प्रणाली का स्वरूप है। निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा या विधानसभा, ये क्या है? निचले सदन है। ऊपरी सदन बोलेंगे तो क्या होगा? ऊपरी सदन राज्यसभा, और राज्य में क्या होगा? विधान परिषद। अब हम जानेंगे साथियों, है ना, संसदीय संप्रभुता। देखिए संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कैसे हम लेकर चलते हैं बैलेंस को, ये देखते हैं। देखिए संसदीय संप्रभुता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों ये सवाल एक बनता है कि संसदीय संप्रभुता का नियम कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से। एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया है और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक, देखिए मतलब समझेंगे, भारत में जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसदीय कानूनों को
असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसदीय मतलब संसद द्वारा जो भी कानून नियम बनाया जाता है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकती है। यानी एक तरफ संसद है ना, संसद को भी ये अधिकार है, उसके पास संवैधानिक शक्ति है कि अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकती है। थोड़ा सा जानेंगे हम एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष न्यायालय है भारत का, सब कोई जानता है, संविधान का संरक्षक है, मूल अधिकारों की गारंटी देता है। क्वेश्चन पूछता है साथियों को, मूल अधिकारों की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ है देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होती है। कॉलेजियम सिस्टम हम आगे चर्चा करेंगे आखिर क्या है, कैसे नियुक्ति की जाती है ना। जजों को पदच्युत पद से हटाना, जजों को पद से भी हटाया जा सकता है। कैसे? इन पर भी महाभियोग लगाए जाती हैं, जो कि वो प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने वाले अक्सर सवाल ऐसे बनते हैं जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था 1973 में। केशवानंद भारती ने, ये देखिए क्या सवाल था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था हाँ। ठीक। दूसरा था क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना जिसको हमने अभी पढ़ा, जिसको हम एक संविधान का छोटा भाग बोल सकते हैं, मतलब कि संपूर्ण निचोड़ प्रस्तावना में है। हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए इस संविधान की प्रस्तावना में अभी हमने पढ़ा था ना, हम भारत के लोग है ना, इसमें बोल रहा है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो उत्तर था हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया हाँ, पर जवाब दिया कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा प्रस्तावना है उसमें मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत 1973 के बारे में। अर्थात बोल सकते हैं संविधान के प्रस्तावना में कोई शब्द जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक, पर इसके मूल ढांचा अर्थात इसके उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत को संप्रभुत है ना, संपन्न राज्य बनाना है तो बनाना है, ये नहीं कि उसमें हम उसको लचीला कर देंगे, भारत संपूर्ण राज्य नहीं बनाएंगे, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में इन केसों के बदौलत है ना, संविधान की प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन किया गया। संशोधन था 42वां संविधान से 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए। पीछे हमने पढ़ा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक। दोस्तों 10 मिनट और टाइम है, हम कल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे भारत में आखिर क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या अनुच्छेद हैं, हमारा क्या मतलब योगदान है, या फिर हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, कल चर्चा करेंगे। कुछ बातों को हैं हम अभी जान लेंगे, तो हमारे संविधान में कितनी भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सारी चीज़ों को जानना होगा, है ना। और ये जो हमारा संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी साथियों, जिनको नोट्स चाहिए नोट्स भी मिलेगा, ठीक। जिनको अभी नहीं देख पा रहे हैं वो यूट्यूब लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। गोंडवाना अभिषेक उइके नाम से चैनल है यूट्यूब, आप उस पर भी देख सकते हैं, है ना। आइए हम जानेंगे आखिर हमारे संविधान में क्या क्या अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, हम किसके तहत आते हैं, हमारा क्या रोल है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। आइए देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से कि आखिर कितनी अनुसूचियाँ। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है हमारा संविधान, ठीक, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संविधान, यानी 22 भाग हैं हमारे संविधान में। कितने भाग हैं? 22 देख रहे हैं आप। अनुसूची कितनी है? 12 है, ठीक। परिशिष्ट कितनी है? 4 है। और अनुच्छेद
कितने हैं? 395। ये हमारे संविधान का अभी फिलहाल का स्थिति है। 395 अनुच्छेद है अभी, है ना। जानेंगे संविधान के अनुच्छेद भाग में निहित है, क्या क्या चीज़ें किस अनुच्छेद में है, किस भाग में। पहले हम भाग जान लेते हैं, किस भाग में कौन सा टॉपिक रखा गया है। देखिए, भाग 1 में हम पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा किस चीज़ की गई है? संघ, राज्य एवं क्षेत्र की चर्चा की गई है। और ये अनुच्छेद किस किस तक है? मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ, राज्य एवं क्षेत्र की चर्चा है भाग 1 में। ठीक। भाग 2 में है नागरिकता। एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना इस। भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 2 में। अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 अनुच्छेद की तक है। भाग 3 में देखेंगे मौलिक अधिकार है ना, जिसको हमने कल पढ़ा था, भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक। अनुच्छेद जानेंगे तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार के प्रावधानों की चर्चा की गई है। भाग 4 में देखेंगे हम राज्य के नीति निर्देशांक तत्व देख रहे होंगे। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का जो कि मौलिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य हम जानेंगे, मतलब डिटेल्स जानेंगे आगे क्लास में। अनुच्छेद 51 कम है इसकी चर्चा भाग 4 को, कि प्रशासन का घटता क्रम है कैसे। देखिए, भाग 5 में दिया है केंद्र का प्रशासन, अनुच्छेद 52 से 51 तक। भाग 6 में दिया है राज्य का प्रशासन, 152 से 237 के अनुच्छेद के बीच। भाग 7 कैंसिल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संविधान का जो भाग 7 है ये कैंसिल है। इसकी डिटेल जानकारी अनुच्छेद 238 में है, हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ठीक। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन है। ठीक, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायती राज है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पंचायती राज्य की चर्चा किस भाग में की गई है? तो भाग 9। अनुच्छेद पूछेगा तो 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक। भाग 9 क में है नगरीय निकाय। इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक किया गया है। भाग 10 SC ST क्षेत्र, जो कि ट्राइबल समुदाय और अनुसूचित जातियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाग 10 आप देख रहे हैं, SC ST क्षेत्र की चर्चा है 244 से 244। इस पर हम थोड़ा डिटेल जानकारी करेंगे, है ना, क्योंकि हम एक ट्राइबल हैं और उस पर हमारे हक संबंधी, हमारे संबंधी प्रावधान है। तो भाग 10 की चर्चा हम थोड़ा डिटेल्स करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। देखिए, अब है केंद्र राज्य संबंध। कुल 22 भाग हैं, तो इसमें भाग 11 में चर्चा है विधायी संबंधी चर्चा। अनुच्छेद देख रहे हैं आप 245 263। भाग 12 में है कार्यपालिका। कार्यपालिका अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका काम क्या है, सारी को डिटेल्स जानेंगे। अनुच्छेद 264 और 300 के बीच। भाग 13 है व्यापारिक संबंध, अनुच्छेद 301 से 307। अब देखिए, विभिन्न आयोग की चर्चा भी की गई है हमारे संविधान में। किस भाग में किस विभाग की चर्चा की गई है जानेंगे। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग, यानी UPSC आपने नाम सुना है। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा संविधान के भाग 14 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 308 से 323 तक UPSC की चर्चा की गई है। भाग 14 क में ही न्यायाधिकरण है। ठीक, 323 क में। भाग 15 में है चुनाव आयोग। इसको जानना है क्योंकि चुनाव हमारे देश, राज्य, गांव, जिला, पंचायत समय समय पर होते रहता है। तो जिम्मेदारी है एक नागरिक, एक निवासी होने के नाते कि आगे चुनाव है क्या, चुनाव आयोग है क्या, ये सारी चीज़ें भाग 15 में है। और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। ठीक। भाग 16 में है SC ST OBC आयोग। यहाँ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी जानेंगे। अनुच्छेद 330 से 342 को डिटेल्स जानेंगे हम लोग। ठीक। भाग 17 में है राजभाषा आयोग। 343 से 351 अनुच्छेद तक है राजभाषा आयोग, उसको भी जानेंगे। अब देखेंगे विभिन्न परिस्थितियाँ। हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकाल संबंधी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। ठीक। भाग 19 में देखेंगे हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा हुई है, अनुच्छेद 361 से 367 के बीच। भाग 20 में
संविधान संशोधन की चर्चा है। अनुच्छेद 368 में भाग 21 है संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392 के बीच। ठीक, अब भाग 22 में है संविधान का संक्षिप्तीकरण अनुच्छेद 393 और 395 तक। तो हम जानेंगे साथियों, अभी हमने देखा कि संविधान में जो भाग थे कितने हैं, कुल 22 भाग है। ठीक, कुल 22 भाग है और 12 अनुसूची हैं और 4 परिशिष्ट हैं और अनुच्छेद 395 है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स जानकारी करेंगे अगले क्लास में। और एक महत्वपूर्ण बात है, सारी चीज़ों को हम कल डिटेल्स जानेंगे धीरे धीरे। और क्लास लगभग याद रखिएगा, प्रत्येक मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ क्लास होगा इसी समय पर। और रविवार को हम क्लास नहीं लेंगे क्योंकि रविवार को गोंडी भाषा की क्लास होगी। ठीक, उसका भी आपको समय सारणी जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आखिर संविधान की क्लास कैसी लग रही है ना, क्योंकि हमें जानने की आवश्यकता है दोस्तों, खासकर हमारे ट्राइबल समुदाय को जो कि शिक्षा से कोसों दूर है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है, प्रयास है कि अपने भाई बहनों के पास लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पहुँचे, क्योंकि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, संविधान को जाने, चाहे वो पढ़ाई करते हो या फिर नागरिक हो या फिर देश के वासी हो, सारे लोग संविधान की लाइव स्ट्रीमिंग जो संविधान की बात चल रही है आप उसमें ज़रूर भाग लें। और जब संविधान की बात चर्चा चल रही है तो कम से कम आप अपने साथ एक कॉलम में कॉपी रख सकते हैं, है ना। जो आपको बातें अच्छी लगती हैं आप उसको नोट्स कर सकते हैं। और जिन साथी को, जिन दोस्त को प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम सहित कमेंट करेंगे। उनके हिसाब से जो भी उनके पास सुविधा होगी हम उस सुविधा को देने के लिए कोशिश करेंगे। और जेसीयू जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है समाज, ट्राइबल समाज के लिए एक अच्छा विकल्प है और उन्हीं के माध्यम से ये संविधान की बात चर्चा हो रही है। तो हम कल इसी समय रात 8 बजे से 9 बजे के बीच अगले टॉपिक के साथ हम पुनः आपके साथ होंगे, है ना। जैसे कि कल लोगों ने कुछ बोला था, किसी मित्र ने ये बोला था कि संविधान में मतलब बोर्ड की, दोस्तों बोर्ड मैंने कल भी बताया था कि मैं भी एक मामूली अध्ययनरत छात्र हूँ। अपनी सुविधा हिसाब से आपको जो हम मेरे पास है ज्ञान उस हिसाब से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको मिले। ठीक है, फिर सेवा जोहार, कल मिलेंगे इसी समय।